हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत है। और आगे भी कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ नए पॉइंट सीखते हैं, नई जानकारी जो है गेन करने की कोशिश करें। तो लास्ट क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे, टॉपिक डिस्कस किया गया था, वो विधायी शक्ति और कार्यकारी शक्तियों के बारे में डिस्कस किया गया था। आई होप आप लोगों ने क्लास देख ली होगी। आगे के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो कूटनीतिक शक्तियां हैं, जो वित्तीय शक्तियां हैं या सैन्य शक्तियां हैं, या जो आपातकालीन शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं, कौन कौन सी हैं। तो फटाफट आगे देखते हैं। जो है कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ जो आर्टिकल है उनसे संबंधित जो है कुछ डिस्कस हो जाएगा। तो फर्स्ट बचा है वित्तीय शक्तियां। ठीक है, वित्तीय शक्तियां यानी फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्या है? तो फाइनेंशियल पावर में वित्त विधेयक है, अनुदान है, भारत की आकस्मिक नीति, वित्त आयोग का गठन। तो देखिए, जब धन विधेयक की बात आती है तो धन विधेयक आर्टिकल 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में डिस्कस किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 में। धन विधेयक को 110 आर्टिकल में परिभाषित किया गया है, 109 में उसकी प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, मनी बेस। तो इतना याद रखना है। और देखिए, धन विधेयक से संबंधित जो विशेषाधिकार है वो लोकसभा के पास है। किसके पास है? लोकसभा के पास है। और जब लोकसभा में कोई धन विधेयक पेश किया जाता है, जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का होता है। यानी किसी भी विधेयक को वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका भी अंतिम निर्णय कौन करता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इतनी बात भी याद रखना है। हाँ, धन विधेयक जब पेश किया जाएगा तो पूर्ण सिफारिश यानी पूर्ण सहमति से, यानी राष्ट्रपति की जब पूर्ण सहमति होती है तभी वो धन विधेयक पेश किया जाएगा। तो धन विधेयक या अनुदान हो, जो अनुदान की जो मांग होती है, जो राशि होती है, वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही पेश किया जाता है। इतनी बात याद रखना है। बजट आर्टिकल 112 में बजट की बात की गई है, लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे कि बजट शब्द को संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। बजट शब्द की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष, यानी जो बजट क्या होता है, बजट देखिए एक साल के अंदर जो वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो भी खर्च और व्यय आता है, यानी रेखा जोखा सारा कुछ इसमें होता है। नहीं, टैक्स कितना होगा, टैक्स की छूट, नई योजनाएं, और जो कितना खर्च हुआ है, कितना लेन देन हुआ है, तो ये सारा जो है बजट में मेंशन किया जाता है एक साल का वित्तीय वर्ष का। तो इसमें जो है ये अधिकार है कि राष्ट्रपति जो है ये बजट को दोनों सदनों में पेश कराएगा। लेकिन अगर आप जानते होंगे तो नहीं जानते तो समझ लीजिए कि जो आर्टिकल 77 है, देखिए आर्टिकल 77 जो है इसमें भारत सरकार की कार्रवाई की संचालन यानी कैसे कार्य होंगे उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो 77 में अब 77 का जो 3 है, 77 1 भी है 2 भी है, जो 77 3 है क्लॉज, उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि अगर यानी वो भारत सरकार के कार्यों को आसान बनाने के लिए, यानी सुविधापूर्ण बनाने के लिए वो कार्यों को कैसे मंत्रियों में वितरित करे, कैसे आवंटित करे, वो इसको मतलब उसके लिए वो नियम बना सकते हैं। राष्ट्रपति इसके लिए नियम बना सकते हैं कि किसी कार्य को कैसे मंत्रियों में वितरित किया जाए, कैसे आवंटित किया जाए। तो आर्टिकल 73 क्लॉज कहता है कि जो इसके तहत यानी जो बजट है कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। ठीक है, यानी वित्त मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन वित्त मंत्री है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो वित्त मंत्री के द्वारा संसद के समक्ष, दोनों सदनों के समक्ष जो है बजट पेश किया जाता है। लेकिन ये अधिकार किसके पास था? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जो है बजट को पेश कराए, वो कैसे पेश कराए ये अधिकार इसको 77(3) जो क्लॉज है वो देता है राष्ट्रपति को। तो इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति ने बजट को यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो वित्त मंत्री हैं उनको ये अधिकार देता है कि वो जो है बजट को दोनों सदनों के समक्ष पेश करें। तो इतनी बात याद रखना है कि वैसे तो पावर जो से वैसे तो अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वित्त मंत्री के पास कैसे आया? तो राष्ट्रपति ने दिया है, यानी कार्य को आसान बनाने के लिए। तो या और भी ऐसे नियम बना सकते हैं कि काम को आसान किया जा सके, जो सरकार के कार्य हैं उनको कैसे आसानी पूर्वक सही से संचालन करने के लिए। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि का जो अनुच्छेद इसमें 267 में भारत की आकस्मिक निधि, देखिए अगर
अगर इंडिया में बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड इन इंडिया। कौन कौन से? कंसोलिडेटेड फंड, इसका आर्टिकल 266 वन में मेंशन किया गया है। तो 266 जो है फंड से संबंधित है। तो 266 वन में कंसोलिडेटेड फंड की बात की गई है, 266 टू में पब्लिक अकाउंट्स की बात की गई है, और 267 यानी 267 में जो है कंटिजेंसी यानी आकस्मिक निधि की बात की है। और इसी निधि की ये बात हुई है, यानी भारत के जो आकस्मिक निधि, अगर कोई अचानक व्यय आ जाए, अप्रत्याशित रूप से कोई खर्च आ जाए, तो फिर उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को ये उनको अधिकार है कि वो कुछ समय के लिए या फिर अग्रिम अनुमति, संसद की अग्रिम अनुमति के बिना ही वो इस फंड से खर्च इन पैसे को सरकार को वो दे सकते हैं कुछ समय के लिए कार्य करने के लिए। उसके बाद में संसद के द्वारा उनकी अनुमति ले ली जाती है, पेश किया जाता है संसद में। यानी पहले वो राष्ट्रपति जो है उनको अधिकार है कि वो ऐसे कुछ खर्चे हैं जो आकस्मिक व्यय आ जाएं, उनके लिए वो अग्रिम मतलब संसद के अग्रिम अनुमति के बिना ही वो खर्च को फंड को सरकार को दे सकते हैं। इतनी बात रखना है। फिर आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है, यानी राजस्व का बंटवारा कैसे किया जाए राज्यों के बीच। जब कोई भारत सरकार या केंद्र सरकार राज्यों का बंटवारा मतलब राजस्व का बंटवारा राज्यों के बीच में जब करती है, तो उसके लिए 5 साल के लिए 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। और राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है राजस्व को बंटवारे के लिए आर्टिकल 280 के तहत। इतनी बात याद रखना है। अब आते हैं जुडिशियल पावर। ठीक है, जुडिशियल पावर की बात करें, यानी न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आर्टिकल 217 के तहत जो हाई कोर्ट के जज हैं या जो जज हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इतनी बात याद रखना है। तो ये न्यायिक शक्तियां। फिर आते हैं विधि या तथ्य पर। देखिए, जब कोई सार्वजनिक विधि बनानी होती है या फिर ऐसे कोई तथ्य हैं जिसपे राष्ट्रपति को लगता है कि इस पे सलाह लेने की आवश्यकता है, तो आर्टिकल 143 कहता है कि जब लगे राष्ट्रपति को सलाह की जरूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट से कोई सार्वजनिक विधि या तथ्य पर सलाह ले सकते हैं। हालांकि वो जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। इतनी याद रखना बात। अब देखिए, न्यायिक शक्तियां में फिर आता है क्षमादान की शक्ति। क्षमा, ठीक है, क्षमा का मतलब क्या होता है? परिणाम मतलब कि पूर्ण मुक्ति की, किसी अपराध से, दंड से, बंदीकरण से पूर्ण मुक्ति दे देना। ठीक, अब इसमें देखिए कई तरीके की आती है, कहीं की जो क्षमादान की शक्ति है कैसे कैसे। प्रविलंबन मतलब कि रिप्रियो। प्रविलंबन होता है कि अस्थायी रूप से, यानी कोई दंड अपराध है, अस्थायी रूप से उस पर रोक लगा देना। ठीक है, निलंबन मतलब कुछ समय के लिए उस पर। परिहार रेमिनेशन मतलब कि जो दंड है उसको कम कर देना, यानी उसकी प्रकृति को बिना बदले हुए। अगर 10 साल या 20 साल की अगर कोई सजा है तो उसको 10 साल में बदल देना। ठीक है, कि उसके दंड के स्वरूप को बिना बदले हुए उसकी सजा को या दंड की मात्रा को कम कर देना, ये आता है परिहारण रेमिनेशन। ओके, लघुकरण या स्थानांतरण इसको बोलते हैं, या फिर कम्यूट। इसमें क्या होता है, जब दंड के स्वरूप को बदल कर उसके दंड की सजा को कम कर देना। मान लीजिए किसी को मृत्युदंड की सजा यानी किसी व्यक्ति को दी गई है और राष्ट्रपति को अधिकार है कि उस सजा को परिवर्तित कर सकता है, वो आजीवन कारावास में बदल सकता है या जो है कोई समय सीमा डिसाइड कर सकता है कि वो इतनी साल के लिए। तो लघुकरण या कम्यूट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर रूपांतरण भी कहते हैं, कि उसके दंड के स्वरूप को परिवर्तित करके उसके दंड की मात्रा को कम कर देना। फिर आता है विराम। यानी कुछ विशेष कारणों से किसी भी सजा को, यानी किसी व्यक्ति की सजा को राष्ट्रपति के द्वारा जो है कम कर दी जाती है। विशेष कारण राहत, यानी रेस्पीट, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रेस्पीट। ठीक है, यानी राहत या विराम बोल सकते हैं कि कुछ विशेष कारणों से किसी भी व्यक्ति की सजा को राष्ट्रपति के द्वारा कम कर देना, थोड़े समय के लिए राहत दे देना। इसको विराम मतलब राहत दे देना कुछ समय के लिए। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई अपराध है, यानी महिला है, गर्भवती है, तो उसके लिए कुछ समय के लिए जो है उनको छूट दे देना। इस तरीके
एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हैं। तो इसका 72 में इसका मेंशन है। अगर इसी इन्हीं पावर की बात करें तो राज्य विधायिका से संबंधित राज्यपाल के पास भी होती है आर्टिकल 161 के तहत, लेकिन वहाँ पे जो है जो मृत्युदंड से संबंधित जो है और सैन्य मामले से संबंधित उनके पास पावर नहीं होती है। तो देखिए ये जो पावर है यहाँ पे जो क्षमादान से संबंधित वो सैन्य मामले से संबंधित होंगी या केंद्रीय विधियों के विरुद्ध कोई ऐसे अपराध हैं उनसे संबंधित हैं या फिर प्राणदंड या मृत्युदंड किसी को दिया गया, तो इन 3 मामलों में ही राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति होती है, पावर होती है। इतनी भी याद रखना है। अब आगे चलते हैं सैन्य पावर सैन्य शक्तियाँ सैन्य शक्तियाँ यानी मिलिट्री पावर्स। तो मिलिट्री पावर्स में क्या सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। देखिए राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के जो वायुसेना, थल सेना, जो नौसेना होती है, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ठीक है। और प्रमुख होने के कारण जो है वो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं यानी जो थल सेना के जो चेयरमैन होंगे, वायुसेना के चेयरमैन होंगे, नौसेना के चेयरमैन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दूसरी चीज कि राष्ट्रपति यानी जब तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं तो जो युद्ध की जो घोषणा है या युद्ध के विराम की घोषणा है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हालांकि उसको बाद में संसद की अनुमति भी जरूरत होती है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं कूटनीतिक शक्तियाँ। कूटनीतिक शक्तियाँ मतलब डिप्लोमेटिक पावर्स यानी राजनयिक शक्तियाँ भी बोल सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संधियाँ जब विदेशों से यानी विदेशों से जब कोई संधि समझौता किया जाता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से होती है, ठीक है। लेकिन बाद में उसको संसद में भी पेश किया जाए, संसद की अनुमति जरूरी होती है, संसद में जो है पुष्टि की जाती है। या जैसे कि विदेशों में राजदूत की नियुक्ति होती है, एम्बेसडर, जो उच्चायुक्त होते हैं या राजनयिक जो प्रतिनिधि हैं उनको जब विदेशों में नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। या फिर कोई विदेशों से अगर जब अपने भारत में या अपने देश में जब एम्बेसडर या फिर कोई प्रतिनिधि आते हैं तो उनका जो प्रमाण पत्र होता है वो भी राष्ट्रपति ही स्वीकृति देते हैं, राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं। तो ये हमारी ये हुई कूटनीतिक शक्ति यानी डिप्लोमेटिक पावर, इतनी बात याद रखना है। तो फिर बात करते हैं बचा है क्या आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। कैसे एक होती है आर्टिकल 352 में, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति की बात की गई है। कब ये घोषित किया जाता है जब कोई बाह्य युद्ध या यानी बाह्य आक्रमण या युद्ध या फिर सैन्य विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, 3 कारणों से जो है 3 कारणों की वजह से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। और 356 आर्टिकल कहता है कि जब किसी राज्य में संवैधानिक विफलता आ जाए तो उसकी वजह से भी राज्य में राष्ट्र शासन की घोषणा यानी किसके राज्यपाल की सिफारिश पे या ऐसे या बिना सिफारिश के भी राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि जब किसी राज्य में संवैधानिक विफलता आ जाए तो राष्ट्र शासन की घोषणा कर सकते हैं। या कोई राज्य का शासन जो है दिए गए संविधान में जैसे भी उपबंध दिए गए हैं, दिए गए उपबंध के अनुसार शासन न चलकर अव्यवस्था फैल जाए तब भी उस स्थिति में भी राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा करें। फिर आता है तीसरा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में इसका मेंशन किया गया है। आप सभी को पता है अभी तक जो है 360 आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी ये कब यूज किया जाता है जब भारत में कोई संकट की स्थिति आ जाए, उस समय जो है वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जा सकता है। तो आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए एक बात इसी में हम ऐड करना चाहेंगे कि कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो विधायी शक्तियाँ में जो हमने बात की थी कि जब कोई विधेयक है, देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 111 संसद कितने भागों से मिलकर बना होता है? संसद 3 भागों से मिलकर बना होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक।
जब कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है, यानी जब दोनों सदनों में पास हो जाता है, उसके बाद में वो कहाँ भेजा जाता है, ठीक है, यानी कोई एक्ट जब है जब पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब उससे स्वीकृति दे देते हैं, उसके बाद ही वो जो है कानून बनता है, यानी वो प्रभावी रूप से अपने काम के लिए तैयार होता है। इस तरीके से वो इफेक्टिव तब होगा जब वो नियम कब बन जाता है, जब वो राष्ट्रपति पे स्वीकृति देते हैं। अब देखिए इस मामले में राष्ट्रपति के पास वीटो की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो पावर होती है, यानी उस विधेयक की स्वीकृति देनी है या नहीं देनी है, इस तरीके से। तो ये चीज यहाँ पे भारत में बात करें, 3 टाइप की वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास। कौन सी? एक तो है पूर्ण वीटो, ठीक है, पूर्ण वीटो, और दूसरा होता है निलंबनकारी, मतलब सस्पेंसिव, और होता है एक होता है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। 3 प्रकार के वीटो हैं, यानी पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो, यानी ऑब्सोल्यूट सस्पेंशन, और पॉकेट वीटो। वैसे ओवरऑल जो बात करें तो अमेरिका में जैसे 4 प्रकार की वीटो पावर यूज करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अपने भारत में, यानी वहाँ पे एक विशेष वीटो है, विशेषित वीटो। तो विशेषित वीटो जो है भारत में प्रयोग नहीं की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे 3 टाइप्स वीटो पावर राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं, पूर्ण यानी एब्सोल्यूट, निलंबन यानी सस्पेंशन, पॉकेट वीटो। अब देखिए जब राष्ट्रपति के पास से कोई विधेयक जाता है तो उस पर वो अपने पास सुरक्षित रख ले, यानी बिना स्वीकृति दिए जब राष्ट्रपति उसको अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, और उसके बाद में जो है वो विधेयक खत्म हो जाता है, इस पर कोई नियम नहीं बन पाता है, तो उसको कहते हैं पूर्ण वीटो। इस पे जो है 2 बार इस पे जो है इसको प्रयोग किया जा चुका है, एक बार 1954 में और एक बार 1991 में इसको प्रयोग किया जा चुका है। और इसका जो सस्पेंसिव है उसमें जो है ये होता है कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर दे, लौटा दे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं निलंबन या सस्पेंसिव। लेकिन इसमें जो है अगर संसद उसी विधेयक को पुनः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दे, यानी पुनः साधारण मत से पास करके जब राष्ट्रपति के पास पुनः भेज दे, तो राष्ट्रपति को जो है बाध्यकारी, यानी राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाता है कि उस पर साइन करे। और ये जो बाध्यकारी की शक्ति है वो कब दी गई थी? ये 24वें संविधान संशोधन, यानी 24वें संविधान संशोधन 1991 में जो है जो राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया। निलंबनकारी जो वीटो है इसमें, कि अगर दोबारा संशोधित करके या बिना संशोधित करके संसद के द्वारा किसी विधेयक को पास करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो उस मामले में राष्ट्रपति को यानी साइन करने के लिए वो बाध्यकारी हो जाता है, उसको मना नहीं कर सकता है। तो ये संशोधन याद रखना है, 24वें संविधान संशोधन 1971 में जो है राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया। इसी में देखो एक बात और याद रखना है कि जो संविधान संशोधन से संबंधित जो एक्ट होते हैं, ठीक है, उस पे राष्ट्र के पास वीटो पावर नहीं होती है, ठीक, ये बात याद रखना है। तो वीटो पावर किस मामले में? जो साधारण विधेयक होते हैं उन्हीं मामलों में रहती है, ठीक है, साधारण विधेयक। या धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक में जो है उसको अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ये तो जो वीटो है वो एक तरीके से पूर्ण वीटो या जो पॉकेट वीटो यूज कर सकता है, लेकिन निलंबनकारी जो वीटो होता है सस्पेंसिव, वो प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि धन विधेयक, जैसा कि आप जानते हैं कि धन विधेयक जब पेश किया जाता है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति जो है इस पे वापस पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। हालांकि ये दोनों यूज कर सकता है कि वो पूर्ण वीटो का या फिर पॉकेट वीटो का। लेकिन जो संविधान संशोधन जो एक्ट जो विधेयक होते हैं उस मामले में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं होती है, ये बात याद रखना है सभी को। तो ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, निलंबनकारी, तो ये बात हो गई। उसके बाद में आते हैं पॉकेट वीटो। देखिए पॉकेट वीटो क्या होता है, इसमें जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को यानी उस पर ना स्वीकृति दे और ना ही तो उस पर उसको अस्वीकृत करे, यानी ठंडे बस्ते में उस पर कोई एक्शन ना लेना। इसका कहना है कि उस पर कोई एक्शन ना लेना, उसको अनिश्चित समय के लिए नहीं ठंडे बस्ते में ऐसे डाल देना, मतलब उस पर कोई एक्शन ना लेना, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो अभी तक सिर्फ एक बार इसका प्रयोग हुआ है। कब? इसका एक बार प्रयोग किया जा चुका है, किसके द्वारा?
राष्ट्रपति जैल सिंह, राष्ट्रपति जैल सिंह, डॉक्टर राष्ट्रपति जैल सिंह, तो ठीक है। और ये 1986 में जो भारतीय डाक था, भारतीय डाक संशोधन विधेयक, भारतीय डाक जो संशोधन विधेयक था वो याद रखना है कि उस समय जो है जो राष्ट्रपति जो जैल सिंह थे उन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था 1986 में भारतीय डाक संविधान संशोधन, भारतीय डाक जो विधेयक था उसे संशोधन से संबंधित। तो इतनी बात याद रखना है। अब इसमें ठीक है, इतना आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ पॉइंट छूट रहा है, मिस हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई क्वेरी है या कुछ क्वेश्चंस है तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ के बारे में डिस्कस किया जा चुका है। और आगे का जो टॉपिक है फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ बचा हुआ है तो बता सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।